तो जय हिंद, वेलकम टू यू न्यू डायमंड। मैं विक्रम कुमार। आज जो है क्लास 10th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 1 ले रहा हूँ, जो पीछे पार्ट 3 वीडियो दे चुका हूँ मैं। अब जो है पार्ट 4 चलेंगे। ये पार्ट 4 वीडियो में आपको देखना है कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये देख रहे हैं। जो मैं पीछे 6 तक दे चुका हूँ, अब 56 अभिक्रियाएं तक। आज चलूँगा 7 से चलूँगा उदासीनीकरण अभिक्रियाएं से, ठीक है। और 9 में लिखाया हुआ था उदासीनीकरण और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं और ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं। तीनों को आगे लेके बढ़ाता हूँ, उसके बाद आगे चलते रहेंगे। फिर आज उम्मीद है, कोशिश करता हूँ आज चैप्टर समाप्त हो जाए। तो क्वेश्चन है 7 का, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। क्या कह रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। गौर से सुनिए, जो याद हो जाए। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, यहाँ मेन फोकस अम्ल पर देना है। किस पर देना है, अम्ल पर। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, अब दूसरा आया है भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। और हमको पता है कि उसे ही हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहेंगे, ठीक है। फिर से मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, 2 बात पर ध्यान देना, अम्ल और भस्म। अब बनाता कौन चीज़ है, लवण और जल। जब किसी भी वह अभिक्रिया जिसमें कोई भी न अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके किसका प्राप्ति करता है, लवण और जल का, वही अभिक्रिया क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण कहलाएगा। क्लियर। अब मैं इसमें कुछ क्या ले लूँ, उदाहरण ले लूँ, तब तो समझ में आएगा कि सर ये अभिक्रिया क्या हुए। तो मैं एक ले लेता हूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा ले लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग भी लिखो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl प्लस, और क्या मैं बोला अभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला, सोडियम हाइड्रो, सोडियम का Na होता है, हाइड्रोक्साइड को OH होता है। अब अभिक्रिया का चिन्ह दिया। अब देखिए इसमें अम्ल कौन है, भस्म कौन है, बता सकते हैं। अम्ल ये हुए, ये क्या हुए, अम्ल हुए। ये क्या हो गए, भस्म हो गए, भस्म हो गए। ये मुझे पता है, लवण निकालना है। और जल कहाँ से निकलेगा, लवण अलग और जल अलग, तो Na होगा, ये NaCl, ठीक है। अब प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। NaCl यहाँ ले लिए, देखो H 2 गो है, एक यहाँ, वो एक है, बना। तब इसको क्या कहूँगा मैं, लवण कहूँगा कि जल कहूँगा, लवण कहूँगा। क्या कहूँगा, लवण। ये तो जल आपको पता ही रहता है, फॉर्मूला से H2O जल होता है। क्लियर हो रहा है। अब कहीं इसके प्रॉब्लम नहीं मिलेंगे। अम्ल और भस्म जो है, दोनों जो है क्या करते हैं, जब अभिक्रिया कर लेते हैं दोनों मिलके, तो क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। अब आगे चलते हैं, एक और वैसा ले लूँ, तो एक ले लो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला जानते हैं, H2SO4। लिखिए H2SO4। और इसमें क्या संयोग कर देना है आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कर देना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहेंगे 2KOH। क्या कहेंगे, 2KOH। हमको तो ये पता है कि जल इससे निकालना है ना। क्या करना है, जल निकालना है। तो पहले हम क्या लिख लें, K2SO4। क्या होगा, SO4। अब गौर से देखिए, H2 यहाँ है, एक H2 यहाँ, O यहाँ अकेले है, लेकिन H यहाँ क्या है, 2 है, अलग अलग है। तो इसमें क्या लिखेंगे, 2H2O। अब ये क्या हो गए, अम्ल, भस्म, और फिर क्या हो गया, लवण और जल। ये 2 उदाहरण आपका रहा। एक यहाँ उदाहरण दे दिया हूँ, दूसरा यहाँ दे दिया हूँ।
आप दोनों उदाहरण सेटिस्फाई कर लीजिए, आगे चलता हूँ। कुछ इसमें कह रहा है, एक शर्त है इसमें, क्या करता है कि इन अभिक्रियाओं, कौन अभिक्रिया में, इन अभिक्रियाएं मतलब उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, क्या होता है कि अम्ल और भस्म एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देता है। अम्ल और भस्म क्या करता है, एक दूसरे के गुणों को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, और क्या प्राप्त करते हैं, स्फुटे है जल निकाल दिया जाता है ना। अब 8 नंबर में चलेंगे, कौन सी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में जान लूँ, मैं उसका डिफिनेशन लिख चुका हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। उदासीनीकरण देख चुके हैं, अब चलते हैं प्रकाश रासायनिक। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश, यहाँ फोकस प्रकाश पर देना है, प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का फोकस दिया है, किस पर, लाइट, प्रकाश पर। तो मैं क्या कहा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, क्या कह रहा है, जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, तो उसे मैं क्या कहता हूँ, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहता हूँ। अब इसका भी कुछ उदाहरण दूँ तब तो समझोगे। क्या उदाहरण दूँ, तो देख लो। तो एक हाइड्रोजन और क्लोरीन ले लीजिए। 1 नंबर समीकरण बनाने के लिए मैं चलता हूँ। एक हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसों के मिश्रण को अंधेरे में रखिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को कहाँ रखना है, अंधेरे में रखना है। और अंधेरे में रखने के बाद क्या होगा, अंधेरे में रखने के बाद क्या होगा, उनके बीच कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्या होगी, होगी नहीं होगी। किंतु उस मिश्रण को जब उनके बीच कोई अभिक्रिया नहीं हो रहा है, उसी मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। कहाँ रखना है, सूर्य के प्रकाश। अर्थात ये कह रहा है कि कोई भी हाइड्रोजन क्लोरीन अगर लिए हैं आप ना, तो हाइड्रोजन क्लोरीन लेके क्या कीजिए, एक रूम में रखिए। तो रूम में रखने के बाद क्या होगा, उसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, जैसा का तैसा रहेगा। लेकिन वही चीज़, वही सामान, दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन को मैं कहाँ रख दूंगा, सूर्य के प्रकाश, मतलब जहाँ धूप हो वहाँ रख दूंगा। तो उसमें क्या होंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं होंगे। तो क्या बनते हैं आपको पता है, परस्पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन और कौन सी, क्लोरीन संयोग कर लेते हैं। आप परस्पर क्या कर लेते हैं, संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं ना। तो मैं क्या बोला, एक हाइड्रोजन ले लीजिए, क्या लेना है, हाइड्रोजन, और क्लोरीन ले लीजिए। क्या ले लेना है, क्लोरीन ले लेना है। ये क्या बनाता है आपका, 2HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोराइड ना, यही ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब क्या कहा, जब मैं यहाँ कहाँ लिया हाइड्रोजन को, क्लोरीन को, जब मैं घर में, रूम में छायादार जगह पर रख दिया, तो क्या हो गया, इसका कोई अभिक्रिया नहीं हुआ। लेकिन जब हमने प्रकाश में रखा, यहाँ लिख दीजिए प्रकाश, प्रकाश में रखा, सूर्य की प्रकाश में लिख लो सूर्य के प्रकाश, जगह इसमें कम था नहीं लिख पाया। तो ये क्या बदल गया, अभिक्रिया की और बदल गए कौन सी, हाइड्रोजन क्लोराइड में बदल गए। क्लियर। अब दूसरा इसका एक उदाहरण ले लो। पौधे देखे हैं, पौधा देखा है जी, पौधा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, आप पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। वो किससे करता है तो आपको पता होगा, किससे करता है, सूर्य के प्रकाश से। तो पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। पौधे द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रियाएं हैं वो क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसमें हरे पौधे वायु में उपस्थित जितने भी होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल क्या करता है, अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पृथ्वी से जल अवशोषित कर लेते हैं। और अवशोषित करके वो क्या करता है, अपना भोजन को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट क्या बनता है उसका, कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6O2 लिखा है, यहाँ लिख सकता हूँ 6O2, ये गैस हुआ, प्लस ये क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड लिखना था, हम ऑक्सीजन लिख दिए, 6O2 गैस। मैं बताया था इससे पिछले फार्मूला में, जी जहाँ लिखे हैं, जहाँ गैस होगा वहाँ क्या लिखेंगे, जी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, जी लिखूंगा। और उसके बाद 6
H2O, मतलब H2O का अर्थ क्या कहते हैं? जल कहते हैं। मात्रा सिर्फ 6 दिया हुआ, 6H2O। ये कौन चीज़ हुआ आप बता सकते हैं? ये है कौन चीज़? जल कौन चीज़ होता है? द्रव होता है। तो इसमें क्या सिंबल दूं? L दूं। क्लियर? अब देखो आगे जो है सनलाइट दो, इसमें क्या दो? सनलाइट। सनलाइट मतलब क्या? सूर्य का प्रकाश। सूर्य प्रकाश दीजिए। सूर्य में दुर्घु कारण होता है, चलो दुर्घु कारण मान लो ना। क्या होता है? सूर्य को प्रकाश देने पर ये क्या होता है? C6H12 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? C6H12O6। देखो C क्या होता है? 6 था यहाँ ना, और वो क्या होता है? 6 दूनी 12 था। ठीक, H क्या होता है? 6 दूनी 12, H12O6। ऑक्सीजन क्या हो गया? यहाँ 6 हो गया। तो ये कौन चीज़ हो गया पता है आपको? जलीय विलयन हो गया। क्या बन गया? जलीय विलयन हो गया। अब जो बचा है एक 6O2 बचा है, जिसको हम गैस कहते हैं, प्लस 6O2, इसको क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। अब सबका नाम पता है आपको? देखिए ये जो बता है, ये इसका नाम ग्लूकोस हो गया। क्या हो गया? ग्लूकोस। इस सब को नाम तो जानते ही हो। इसका नाम भी जानेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम जल। कहीं सबको परेशानी नहीं हुआ। अब कह रहा है जब पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जल को क्या करता है? जब सूर्य की प्रकाश में, मैं क्या कहा अभी तुरंत कहा था, जब जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो हम लोग जानते हैं पौधा लेता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। देता क्या है? ऑक्सीजन देता है। तो मैं क्या किया, जब कार्बन डाइऑक्साइड को वो लिया और जल कहाँ से लिया? मिट्टी से, धरातल से, पृथ्वी से, तो वो दोनों अवशोषित कर लेता है। और जब दोनों अवशोषित कर लेता है तो क्या होता है? सूर्य का जब प्रकाश उस पर रासायनिक अभिक्रिया होती है वो क्या बनता है? ग्लूकोस बनाता है। और ग्लूकोस बना के ऑक्सीजन भी बनाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? उससे क्या होता है? ऑक्सीजन गैस लेते हैं ना, और ये ग्लूकोज से अपना भोजन जो होता है सब क्या करता है? काम कर लेता है। क्लियर? उसका भोजन कैसे होता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ना हो तो उसका भोजन क्या होंगे? नहीं होंगे। कुछ पौधे को हो जाएंगे, लेकिन सभी पौधे को नहीं हो सकते। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड लेना ही पड़ेगा और जल लेना ही पड़ेगा बहुत पौधों को ना। तो ऐसा बहुत पौधे होंगे जो नहीं भी लेना पड़ता होगा, लेकिन कहीं न कहीं भोजन तो उत्पादन करेगा ना। चलते हैं आगे, चलते हैं। इसका अगला में है क्या है? अगला और लास्ट भी है। 9वां क्वेश्चन का आंसर है, 9 नंबर है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं। ये जो है ना एकदम बहुत बढ़िया सटीक सी बात। इसमें कहोगे ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों हमेशा जो क्या होता है? एक साथ होगा। दोनों, एक तरफ ऑक्सीकरण होगा तो एक तरफ अवकरण होगा। यही फॉर्मूला मात्र इसमें है। हालांकि इसमें मैं लिख भी चुका हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? एक विशेष प्रकार क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है जो आपको जो है हमेशा साथ साथ होती है, मतलब सदैव एक साथ होती है। और इसे, यही दोनों ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ये याद रखना चाहिए क्वेश्चन में कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो हमेशा साथ साथ होते हैं, और इसी दोनों को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? जिसको लिखना है लिख लिया ना, कॉपी निकाल कर रखा करो, उसके बाद जो जहाँ ज़रूरत पड़ेगा लिखने की लिख लिया करोगे। क्लियर है? अब यहाँ ये भी होता है, ये जब ऑक्सीकरण अवकरण जो है ना रसायन शास्त्र में, मतलब रसायन शास्त्र में अध्ययन के लिए जो है ना इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का ज्ञान आवश्यक है। रसायन शास्त्र में हम चलेंगे, रसायन शास्त्र के अध्ययन में जब हम चलेंगे इसमें क्या करेंगे? ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाओं का मुझे समझ, ज्ञान, बूझ होना चाहिए। क्लियर? तभी तो मैं उसको क्या करूँगा? बना पाऊंगा। अब कहेगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या करता है? अब ऑक्सीकरण को मैं ले लूँ। ऑक्सीकरण क्या करता है सो जानते हैं?
नहीं जानते हैं। तो किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, मतलब किसको निकालना है? हाइड्रोजन की निकालना है। किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अब देखो एक और बात है कि अगर जो क्वेश्चन में फिर से पूछ दिया जाए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या कहोगे? किसी यौगिक से हाइड्रोजन गैस का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर? तो हम दूसरा चलते हैं, को ऑप्शन लेते हैं, क्वेश्चन का जो एक दो उदाहरण ले लेते हैं जो समझ में आ जाए ऑक्सीकरण क्या है और अवकरण क्या है। तो ऑक्सीकरण जो है ना, किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग, तत्व समझ रहे हैं ना? अब ऑक्सीजन का संयोग करना है, समझ रहे हैं ना? ऑक्सीजन अलग रहेगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे? एक ले लेते हैं कार्बन, एक ले लेते हैं कार्बन, जगह है यहाँ जी, कार्बन ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन ले लेते हैं। अभिक्रिया करने के बाद ये आपको आसान है, क्या हो जाता है जी? CO2 हो जाता है। तो ये क्या किया? ऑक्सीजन का क्या कर लिया? संयोग कर लिया, मतलब साथ कर लिया। इसको मैं क्या लिखूंगा? CO2। एक मैं ले लेता हूँ सल्फर, दूसरा ऑप्शन, एक लिया मैं सल्फर, दूसरा लिया ऑक्सीजन, ठीक है? तो क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। क्लियर? अब क्लियर हो गया ना? इसमें म्यूट नहीं किया हुआ है, फ्लाइट मोड में, कोई डिस्टर्ब कर देगा, संभव हो तो कर दो। चलो अब इसके अगला उदाहरण लेते। ये था किसी यौगिक में, क्या कहे थे? किसी तत्व से ऑक्सीकरण संयोग किया था। इस तत्व में क्या किया था? यहाँ ऑक्सीजन को क्या कर दिया था? संयोग किया था। क्या किया था इसमें? तत्व में ऑक्सीजन का संयोग किया था। बोर्ड दिख रहा है नीचे? और जगह है, स्टैंड अप होकर नहीं कर सकते हो। चलो, ये अभी तत्व में क्या किया? ऑक्सीजन का संयोग किया। अब अगला जो है हम जो लेने वाले हैं, यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन बताएंगे। क्या कहेंगे? यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। अब किसी भी यौगिक में जो है हाइड्रोजन रहेंगे, उसको कैसे निकाला जाएगा उसका मैं एक लूँगा उदाहरण, उसके लिए मैं देखूं, यहाँ लिख दूं यौगिक से, दिख रहा है नाइट्रोजन था स्पेस। हाँ चलो आगे चलता हूँ। इसमें पहले जानकारी ले लूँ यौगिक से हाइड्रोजन का कैसे निष्कासन होगा। तो मैं बता दूँ, जब एक सांद्र में जो है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए। क्या लेंगे? हाइड्रोक्लोरिक का सूत्र क्या होता है? HCl ना, क्या बोलेंगे? HCl। तो हम जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे और उसको जो है ना, मैग्नीज जानते हो, मैग्नीज डाइऑक्साइड को जो है ना, क्या करूँगा? उसको संयोग कर दूंगा, के साथ गर्म कर दिया। क्या कर दिया? उसके साथ क्या कर दिया? गर्म कर दिया। किसको? मैग्नीज डाइऑक्साइड को। क्लियर? तो उसको जब MnO2 को जब दोनों को संयोग करके, मतलब जोड़ के गर्म किया ना, ताप दिया उस पर, तब वो क्या बन गया पता है? उसके साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। तो गैस निकलने के लिए, उत्सर्जन के लिए मैं क्या फॉर्मूला बताया हूँ? तीर के निशान ऊपर, याद है ना, और अवक्षेपण में नीचे। क्लियर? तो मैं यहाँ क्या लिखूँ? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखूँ, सांद्र 4HCl प्लस, यहीं लिख दूँ, यहाँ यहीं जगह है, यहीं लिख देता हूँ यौगिक में। तो 4HCl किसके साथ करना है? मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ, MnO2। क्या लिखूंगा? MnO2। नीचे वाला सब हटा देता हूँ, या ऊपर वाला एक लाइन घटाता हूँ। चलो MnO2 लिया। अब इस पर क्या किया मैंने? ताप किया। क्या दे दिया? टेम्परेचर दे दिया, ताप। अब क्या हो गया? ये क्लोरीन गैस निकालना है इसको ना, तो MnCl2 हो जाएगा। देखो यहाँ Cl क्या को है? 4 गो है। तो यहाँ हम क्या कर दिए?
Cl2 एक हो गया। अब बचा कौन चीज है? H 4 को बचल है, O भी बचा हुआ है ना 2 गो, तो क्या लिखेंगे इसमें? 2H2O प्लस 2H2O। अब बचा कौन चीज? सो निकालिए। Cl2 बचल है, मतलब क्लोरीन गैस क्या करना है? निकालना है। तो Cl2 लिख देंगे और तीर का निशान उत्सर्जित का बता देंगे। क्लियर है? अब इसमें कहीं से कोई डॉट नहीं है। चलो अब अवकरण अभिक्रिया में जान लो। ये था ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या था? ऑक्सीकरण अभिक्रिया था। अब अवकरण अभिक्रिया में जान लो। अब किसमें चल जाऊं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जाऊं तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या कहा था? उसमें क्या कहा था? हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है ना, उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का क्या होता है? निष्कासन होता है। अब यहाँ जो है अवकरण में कह रहा है किसी तत्व या यौगिक, क्या कह रहा है? किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग, क्या कर रहा है? हाइड्रोजन का संयोग करना है, या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन। इसमें कौन चीज निकालेंगे? ऑक्सीजन को निकालना है। तो हम इसमें लेंगे किसी तत्व से हाइड्रोजन में संयोग, किसी तत्व में हाइड्रोजन का संयोग। तो इसमें क्या होगा? तो तत्व मैं लिख लेता हूँ किसको? एक H2O2 लिया, क्या लिया? H2O2। आप जानते हैं 2H2 प्लस O2 क्या बनेंगे? 2H2O मतलब क्या बनेंगे? जल। क्या बनेंगे? जल, H2O। ठीक। अब जो है एक और ले लेता हूँ और 2H2 होगा। अब क्या करता हूँ? एक और ले लेता हूँ हाइड्रोजन और क्लोरीन, H2 प्लस Cl2 क्या होंगे? 2HCl। क्लियर? क्या होता है? इसमें 2H2O, इसमें ऑक्सीजन को निष्कासन होता है, इसे देख लेना जैसे होगा। अब क्या हुआ? यहाँ क्या लिखे? 2HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक हो गया। यहाँ क्या किया था? हाइड्रोजन का संयोग किया था। क्या किया था? हाइड्रोजन का संयोग किया था। एक और उदाहरण लीजिए किसी यौगिक में, क्यूप्रिक ऑक्साइड जानते हो? Cu को कॉपर कहते हैं, उसी को क्यूप्रिक कहते हैं। ठीक है, क्यूप्रिक किसको कहते हैं? Cu को। और CuO कर दूं तो क्या होगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड। और H2 हाइड्रोजन दे दूं, उसको संयोग करो तो क्या होगा? Cu एक साथ और H2O एक साथ, Cu प्लस, अभी क्या बोला था? CuO ऑक्साइड लेना है, क्यूप्रिक ऑक्साइड लेना है, उसके बाद हाइड्रोजन देना है, संयोग करवाए। तो ये क्या हो गया? H2O ना है, Cu अलग हो जाएगा, कॉपर मुक्त होगा। यहाँ कॉपर क्या हो रहा है? यहाँ मुक्त हो रहा है। और इसका किसका निर्माण कर रहा है? जल का, H2O का। H2O का निर्माण करेगा और क्यूप्रिक कॉपर को क्या करेगा? मुक्त करेगा। मैं लिख दूं मुक्त। क्लियर है? अब ये आपका यहाँ तक ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों प्रक्रियाएं क्या होती है? साथ साथ होती है। हमेशा कैसा होती है? साथ साथ होती है। आप लिख सकते हैं ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है। ठीक है, और इसमें एक लिखूंगा अकेले ना तो ऑक्सीकरण होता है, अकेले ना तो ऑक्सीकरण होता है और ना अवकरण होता है। ये दोनों जब भी होंगे तो क्या होंगे? प्रक्रियाएं साथ साथ होंगे। क्लियर? अब इतना ही समझ जाओ, ऑक्सीकरण अवकरण समझ रहे हैं ना, कि जब भी ये करेंगे प्रक्रिया, इनका प्रक्रिया होंगे तो क्या होंगे? साथ साथ होंगे। अब इसमें एक ऑप्शन लेके मैं समझाना चाहता हूँ, एक जो है उदाहरण लेके समझाना चाहता हूँ। एक समीकरण के माध्यम से कुछ चाहिए माध्यम से समझाऊंगा, तो पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप समीकरण बना लीजिएगा, आराम से बना लीजिए। क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ इस चैप्टर में इतना ना समीकरण बनाया हो कि जिस स्टूडेंट को नहीं भी आता होगा ना, अगर ध्यान से देखा होगा, ध्यान से उसको ग्रहण किया होगा, तो सबको आना शुरू हो गया होगा इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। क्योंकि ये मूल बातें ही बता रहा है, इसका नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ये मेन चीज़ बता ही रहा है अभी, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक मैं लेता हूँ, इससे पहले उदाहरण ले चुका हूँ, क्यूप्रिक ऑक्साइड लिए थे ना,
क्यूप्रिक ऑक्साइड लिए थे ना, कहाँ ले लूँ जगह, यहीं ले लूँ। क्यूप्रिक ऑक्साइड ऐसे न होता है, और उसमें क्या लेना है, हाइड्रोजन ना, प्लस हाइड्रोजन के साथ क्या करना है, गर्म करना है। क्या करना है, ताप देंगे तभी न गर्म होगा। जब हम ताप दिए तो क्या हो गया, गर्म हुआ। गर्म किया जाता है तब कॉपर क्या होता है, मुक्त होता है। मैं अभी तुरंत इसके पीछे में बताया था, कॉपर क्या होता है, मुक्त होता है। तो कॉपर मुक्त ऐसे हो गया Cu, अब प्लस बचा कौन चीज, H2O अर्थात जल। क्लियर। अब इसमें कहेगा H2 और H2O क्या हो गया, H2 और H2O क्या हो गया, अवकरण हुआ कि ऑक्सीकरण हुआ, ये ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, यह ऑक्सीकरण हुआ। मैं अभी कहा था ना कि दोनों एक साथ होते हैं, ये ऑक्सीकरण हुआ। अब देखो ये क्या हो गया, अवकरण हो गए। कहाँ है, यहाँ है, ये अवकरण हो गया। अवकरण, जो मुक्त हुआ वो क्या हो गया, अवकरण हो गया ना, और जो संयोग किया वो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, जो संयोग किया, H2 अकेले न था पहले, कम है, यहाँ देखो H2 पहले अकेले था, किसको लिया, ऑक्सीजन के साथ कंपैरिजन करके लेके आ गया, वो H2O बना लिया ना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अब क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या था, एक साथ था कॉपर और ऑक्सीजन, ये दोनों अलग होकर क्या हो गया, कॉपर अपने आप मुक्त हो गया, अलग हो गया, तो बाकी ऑक्सीजन उसको दे दिया, तो इसी को कहते हैं मुक्त होना। यहाँ आप लिख सकते हैं मुक्त, कॉपर मुक्त, मुक्त हो गया कॉपर। क्लियर। अब इसी तरह मैं एक और उदाहरण लेके समझ सकता हूँ। H2S आप लोग लिख सकते हैं, लिखिए H2S मतलब क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड एवं क्लोरीन के बीच अभिक्रिया करने पर ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया करने पर सल्फर मुक्त हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो बनाइए जल्दी, कैसे होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड बोला मैंने, H2S कहते हैं उसको फॉर्मूला में, और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराओ, क्लोरीन के बीच Cl2 के, ताप दो उस पर, या ऐसे नहीं हो तब दोगे, चलो हम ऐसे लिख देता हूँ। देखो यहाँ सल्फर बाहर निकलेगा, H2Cl2 होगा ना, 2HCl एक साथ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2HCl एक साथ और प्लस सल्फर बाहर। हिम अवकरण कौन हो गया, अवकरण कौन हो गया, ठीक, तो अपना देख लो, चिन्हित कर लो। एक क्वेश्चन और आए हैं, इसका आप लोग अपने खुद से बनाओ। और एक क्वेश्चन और आए हैं कि ऑक्सीकारक और अवकारक किसे कहते हैं, जो मैं यहाँ पॉइंटेड किया हूँ। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, अवकारक किसे कहता है। तो इस पर मेन पॉइंटेड यहाँ देखो, ऑक्सीकरण। तो देखो, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता हो तो वह अवकारक कहलाएगा। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक होगा। ध्यान देखना, विपरीत बोला, लेकिन यह करण नहीं, यह कारक है, यहाँ करण है। करण अर्जुन वाला मत समझना, ठीक है। तो अवकारक कब होगा, जब ऑक्सीकरण होगा किसी भी अभिक्रिया में। किसी भी अभिक्रिया में क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, अवकारक हो जाएगा। जिस क्रिया में ऑक्सीकरण हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, अवकारक कहलाएगा। और जिस क्रिया में अवकरण होंगे वो क्रिया क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएंगे। एकदम विपरीत। ये तो एग्जाम्पल पिछला वाला कोई डाला हूँ ना पढ़ाने में वक्त, इसको अब छोड़ दिया जाए समझने के लिए, बाद में फिर से रिपीट कर लीजिए। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, अवकारक किसे कहते हैं। जिस पदार्थ में अवकरण का क्रिया होगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। और जिस पदार्थ में अवकरण का काम होगा उसको क्या कहेंगे, अच्छा, अवकरण का काम होगा तो ऑक्सीकारक कहेंगे। अब दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव, दैनिक जीवन समझते हैं आप लोग,
दैनिक जीवन समझते हैं। हम जो अभी खाना खाते हैं, रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जितना भी काम होता है वो सब क्या हुआ मेरा दैनिक जीवन में हुआ। अब कह रहा है दैनिक जीवन में हम लोग को जो ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या प्रभाव है। अब तुम लोग तो समझ में आओगे, सर जी तो केमिस्ट्री का हमारा दिमाग में कौन काम बा ना, ये हमारा जीवन में क्या काम बा। देखो ऐसा काम है, हर वक्त केमिस्ट्री काम करता है। मैं कहा ना बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री है, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बादशाहों का बादशाह है। केमिस्ट्री क्या है? बादशाहों का बादशाह है। बायोलॉजी खुद बादशाह है तो उसका भी बादशाह ये बन जाता है, क्योंकि ये सब जगह मौजूद होना पड़ता है इसको ना। तो अब चलूँ इसको इसमें दैनिक जीवन में कुछ दो चार को निकाल के यहाँ रखा हूँ, इसको देख लिया जाए 4 गुण क्या क्या होते हैं। एक में मैंने लिखा है, क्या लिखा है, भोजन का पचना। जो आप लोग डाइजेशन चैप्टर जो पढ़ा रहे थे, मानव डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन चैप्टर पढ़ाए थे, मानव पाचन तंत्र वाला, बायोलॉजी में 10th को ही बताए थे, पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे। तो क्या कह रहा है, भोजन का पाचन। दूसरा कह रहा है भोजन का दुर्गंधित होना। क्या कह रहा है, भोजन का दुर्गंधित होना। और तीसरा कह रहा है संक्षारण। और अगला कह रहा है दहन की क्रिया। मुझे 4 क्रियाएं याद रहना चाहिए। एक भोजन का पाचन, दूसरा भोजन का दुर्गंधित होना, तीसरा संक्षारण, चौथा दहन की क्रिया। ये चारों इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ लिया हूँ। अब इसके बारे में चलूँ तो भोजन का पचना। भोजन आप लोग खाए हैं कभी? कब खाए हैं? हाँ, और डेली ये खाते हैं ना। तो भोजन डेली खाते हैं आप लोग। क्या करते हैं, भोजन आप लोग डेली खाते हैं। और क्या होता है कि भोजन जब अंदर जाता है तो स्टार्च क्या होता है, टुकड़ा टुकड़ा करते हैं ना खाना को, और उसमें भोजन क्या रहता है, चावल, रोटी, सब्जी, यही सब रहेगा, यही ना होता है। तो ये क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। क्या रहता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट। ये कह सकते हैं हमारा भोजन जब मुख्य रूप से किस चीज़ से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से। तो पाचन के क्रिया के क्रम में मैं बताया था डाइजेशन चैप्टर में कि जब मुंह में गया अनाज, कोई भी भोजन, वहीं से पाचन उसका शुरू हो जाता है। क्या बताया था ना? हाँ, तो जब मुंह में गया उसी वक्त से क्या होना शुरू हो गया, पाचन उसका होना शुरू हो गया। वह स्टार्च अपघटित तो होकर ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का सूत्र मैं पीछे अभी पढ़ाया था, याद है, C6H12 6O2। ठीक है, क्लियर। तो अब हम चलेंगे, ग्लूकोज बनाता है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं, सेल्स, पढ़े हुए हैं ना सेल चैप्टर बायोलॉजी, तो उसमें क्या करता है, पहुंचाता है। कौन चीज का, तो अपना भोजन का जो उसका तत्व जो होता है उसको क्या करता है, ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के साथ क्या करता है, परिवर्तित हो जाता है। और जब श्वास छोड़ते हैं हम लोग, छोड़े हैं कभी, डेली छोड़ते हैं, श्वास छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाती है। जब सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलता है हमने, कार्बन डाइऑक्साइड ना, क्यों, ऑक्सीजन निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो क्या होता है, सांस छोड़ने के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। और यह जो है ना, ऊर्जा से हमारे शरीर ताप कायम करता है। क्या करता है, अपनी ऊर्जा से क्या करता है, ताप को कायम करता है, एवं हमें शारीरिक कार्य करने में, मतलब शरीर से जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए हमको क्या मिलता है, शक्ति मिलती है, बल मिलती है। ठीक, अब मैं सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र लूँ, उसके बाद अलग अलग करूँ। तो आप लोग लिख सकते हैं C6H12 6O2 ना, भोजन का पाचन, C6H12 6O2। अभी क्रिया का चिन्ह दे दीजिए। इसमें क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। तो एक लिख लो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O निकाल दो, CO2 है, O6 सही है, प्लस
6H2O, हाँ O प्लस ऊर्जा दिखाई दे रहा है जी यहाँ तक? हाँ, तो यहाँ क्या निकला? 6CO2, बुक देख सकते हो, बुक देख लो ना। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा निकाल दिया। ये हमारे शरीर के लिए क्या हो गया? बल प्राप्त करता है, क्लियर करता है। ठीक, अब अगला दूसरा लेता हूँ। क्या लेता हूँ दूसरा? भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन आप लोग डेली बनाते हैं ना, तो भोजन डेली बनाते हैं और खाते भी डेली होंगे। बनाते नहीं होंगे लेकिन खाते सब जरूर होंगे ना। भोजन बनाने वाले कोई हो सकते हैं लेकिन खाने वाला आप ही होइएगा। आपके बदले में कोई नहीं खाएगा। खाएगा? हाँ, नहीं खाएगा। तो मैं बता दूं, जब भोजन बनता है गरम गरम तो उसका सेंट कुछ और रहता है और वो हमें बहुत क्या लगता है? अच्छा लगता है। खाने में क्या होता है? बहुत ही प्रिय लगते हैं ना। लेकिन उसी भोजन को कुछ देर के बाद आप रख के 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के बाद खाइए तो क्या हो जाएगा? वो आपको उतना अच्छा नहीं लगेंगे। क्या होते हैं? वो उतना अच्छा आपको नहीं लगेंगे। तो लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है? एक दुर्गंध भी आ जाती है। क्या हो जाती है? दुर्गंध हो जाता है, जिसको कहते हो ठेठी भाषा में कहते हो औराए गेले ना, यही कहते हो, या उसको बासी भोजन भी कहते हो ना। अर्थात ये कहो कि दुर्गंध देना वो शुरू कर देती है। कौन? भोजन। तो भोजन क्या होता है? उसमें बसा रहता है, तेल रहता है, ये अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। किससे? वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, मतलब वायु से। ठीक है, क्या करते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और जिनके कारण उसमें क्या हो जाता है? एक प्रकार की गंध शुरू हो जाता है। क्या होता है? गंध शुरू हो जाता है। हम एक बात और कह सकते हैं, कुछ उपायों द्वारा भोजन को दूषित होने से बचा सकते हैं। आज कभी घर में कोई खाना रह जाता है तो उसको खराब होने से कैसे बचाते हैं? उसको दोबारा कि दोबारा अरे एक बात ध्यान रखना होगा। सबसे पहला नंबर ये ध्यान देना है कि वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ रहता है जिसको हम कहते हैं सिट्रिक अम्ल लिथियस। ये पढ़े होंगे बायोलॉजी वाला, जब 1 नंबर का क्वेश्चन में देता था, एक नंबर लिखा था तो उसमें लिखाया था कि भोजन में क्या पाए जाते हैं, तो मैं बोला था सिट्रिक अम्ल, बोले थे लेसिथिन। ठीक है, क्या पाया जाता है? एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है किसमें? वसायुक्त भोजन में। कौन कौन? सिट्रिक अम्ल और लेथिसिन। क्या बोला? लेसिथिन। लेसिथिन। अब देखो, जिसे ये एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। और इसे मिला देने से भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है और वो दुर्गंधित होने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो कौन सी मिलाना है हमको? सिट्रिक अम्ल और दूसरा लेसिथिन। तो क्या होगा? हमारा भोजन खराब होने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। दूसरा उपाय आप देखे होंगे आजकल मार्केट में ना कई प्रकार के पॉट आए हुए, बर्तन आए हुए, जो उसमें डाल देने से भोजन तुम्हारा क्या होगा? दुर्गंधित होने से बच जाएगा। तीसरा और उपाय है क्या? एक रेफ्रिजरेटर, जिसको फ्रिज कहते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर उसको किताबी भाषा में कहते हैं, जिसको हम लोग घर में फ्रिज लगाए हुए हैं। उस फ्रिज में देखते हो कि कोई भी खाना या कोई भी भोजन क्या करते हैं? फ्रिज में रखने के बाद क्या होता है? वो बहुत दिन तक संतुलन बना के रखते हैं ना, बहुत देर तक। तो वो क्या होता है? उससे भी मैं भोजन को खराब होने से, दुर्गंधित होने से क्या कर सकता हूँ? बचा सकता हूँ। भोजन का दुर्गंधित होना हो गया। अब संचारण के बारे में चलता हूँ। संचारण के मतलब एकदम आसानी से समझ जाओगे। संचारण प्रकृति में होने वाली एक ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, अर्थात दोनों एक साथ हो रहे हैं। संचारण क्या हो गए? प्रकृति में होने वाली, प्रकृति जो चल रहा है वायु में ना, होने वाली क्या है? ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया है। यही हुआ कौन सी? संचारण हुआ। कभी कभी देखे होंगे छर में अथी लग जाता है, क्या होता है? जंग लग जाता है ना। कभी कभी देखते होंगे दीवार में नोनिया लग जाता है, देखे हो ना। यही सब हुआ, प्राकृतिक संचारण हुआ। अब देखो 4 नंबर में चल रहा है दहन की क्रिया। दहन की क्रिया ये तो अभी जो पढ़ेंगे दहन के बारे में, और आगे भी पढ़ना है हमको। दहन और ज्वाला और मोमबत्ती के बारे में थोड़ा आगे पढ़ना है। दहन की क्रिया 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे।
और ध्यान से देखिएगा तो दहन की क्रिया में क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में कुछ दहन मतलब क्या हुआ, जलने वाला पदार्थ। अब मान लो जाए कौन कौन चीज़ जलता है, कौन कौन चीज़ नहीं जलता, ये तो बताना की ज़रूरत नहीं है ना, क्यों भी बताना पड़ेगा, वो पता है आपको, लेकिन तब पर भी मैं बोल देता हूँ। हमारे दैनिक जीवन में दहन की कई क्रियाएं देखी गई है, नहीं देखी गई है। तो जैसे में जलावन के रूप में कौन चीज़ होता है, लकड़ी, कोयला और क्या, गैस, केरोसिन, पेट्रोल और ढेर सारे होते हैं ना। और इसका उपयोग जो है इन सभी पदार्थों को जलने में ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जब ये जलता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण का क्रिया होते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक। दहन किसे कहते हैं, तो हम लोग आसानी भाषा में हम समझ जाते हैं, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। क्या होता है, किसी पदार्थ को जलाते हैं, मान लिया जाए माचिस है, कहाँ है, ला दिखाई देगा ना, मान लिया जाए, कैसे देते हो जी, कहाँ है, नहीं है, देखो यहाँ जल रहा है ना, ये क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, प्रकाश देना शुरू किया, क्या दिया, प्रकाश। यहाँ देखो तो हमको हीट भी हो रहा है, गर्म भी लग रहा है, समझ रहे हो, क्या होता है, हमको गर्म भी लग रहा है। इसलिए क्या होता है, इसमें जब भी जलाएंगे दहन की क्रिया होगी, दहन जब होगा तो किसी पदार्थ को, और ये ऑक्सीजन की प्राप्ति से हुआ है, किसके प्राप्ति से हुआ है, ऑक्सीजन की प्राप्ति से हुआ है। और इसके बाद जलने पर क्या हुआ, ऊष्मा भी दिया ना, हीट भी दिया और यहाँ तक रोशनी भी दिया। कभी अंधेरा में लाइट अगर जो चल जाए, क्या हो जाए, अगर लाइट चल जाए तो क्या होता है, लाइट चल जाता है तो एगो आप लाइटर या माचिस का एक तिल्ली ही जला लो, क्या होगा, रोशनी तो ज़रूर देता है जितना उसकी औकात है ना। और उसके साथ साथ जितना दूर अगर जो आप माचिस से पके हो, कभी पके हो, तो वो क्या हुआ, ऊष्मा हुआ, और जब जलता है तो अंधेरा को वाइट कर देता है, यानी प्रकाशमान बनाता है, वो क्या हो गया, प्रकाश हो गया। तो वही कहा है दहन किसे कहते हैं, कहा दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील कहते हैं। और यहाँ थे ना, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, जलने की इस क्रिया को मैं दहन कहता हूँ। क्या कहता हूँ मैं, इसको दहन कहता हूँ, क्या कहता हूँ, दहन कहता हूँ। अब एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ, समीकरण से समझाता हूँ। कह रहा है कार्बन को वायु में जलाने पर, कार्बन देखे हो, कार्बन देखे हो तो C+O2, वायु मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन में जलाने पर वो क्या होता है पता है आपको, क्या बनता है, ये अभिक्रिया तो याद होगा ना, CO2 बनता है, प्लस इसमें क्या देता है, ऊष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है। क्या देता है, ऊष्मा भी देते हैं और प्लस प्रकाश भी देते हैं। डॉट क्लियर हो गए। दूसरा ऑप्शन है, सल्फर को ऑक्सीजन को करते हैं तो उसमें भी क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, ऊष्मा भी देंगे और क्या देंगे, प्रकाश भी देंगे। मैं पीछे इसको लिया हूँ 2 नंबर, S+O2, तो क्या बनेंगे, SO2, यहाँ क्या लिखूँ, ऊष्मा प्लस क्या, प्रकाश, क्या लिखूँ, ऊष्मा प्लस प्रकाश। क्लियर है, समझ में आ गई। अब चलता हूँ। अब अगला क्वेश्चन दिया है दहनशील या ज्वलनशील। मैं तो बता दिया कि जलना और नहीं जलने वाले पदार्थ आप लोग आराम से पहचानते होंगे, नहीं पहचानते होंगे। तो दहनशील जो जल गया वो दहनशील है, और जो नहीं जला वो क्या हो गया, अदहनशील है। तो दहनशील या ज्वलनशील एक ही चीज़ है। अभी मैंने एक कागज़ का टुकड़ा को जलाया ना, बॉक्स था ना, तो उसको जलाया तो क्या हो गया, वो जल गया। लेकिन अगर जो मैं एक ईंट ले लूँ, क्या ले लूँ, एक ईंट ले लूँ,
पत्थर ले लूँ, उसको जलाएंगे तो जलेगा? हाँ, अभी एक ईंट उठा के दूँ? अब देखिए, इस ईंट को जलाइएगा तो जलेगा? जलेगा? कितनों जला दीजिएगा इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये ज़्यादा से ज़्यादा तापमान अधिक होने पर टूट जाएगा, फूट जाएगा, कमज़ोर हो सकता है, लेकिन जलेगा नहीं। जलेगा? और कागज़ को जलाइए या वैसा वस्तु को जलाइए तो क्या होगा? जल जाए। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो क्या है, दहनशील हैं, कोई अदहनशील हैं, मतलब ज्वलनशील भी हैं और ज्वलनशील हैं। तो बालू, पत्थर, गिट्टी, ईंट, ये सब क्या है? अज्वलनशील है, ये कभी नहीं जल सकते हैं ना। लेकिन कागज़ ले लीजिए ना, कुछ जलावन की वस्तुएं ले लीजिए, कुछ ऐसे और वैसा कोई और वस्तु ले लीजिए तो क्या होता है? ज्वलनशील होते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग। जी मॉर्निंग। आगे हम चलते हैं, दहनशील के बारे में पढ़ लिए हैं। क्या पढ़े हैं कि जो दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील कहते हैं, और दहनशील क्या कहते हैं? अज्वलनशील। वीडियो बन रहा है अज्वलन, हाँ जी। अदहनशील क्या होता है? ज्वलनशील, अज्वलनशील या अदहनशील, दोनों एक ही चीज़ हुए। ठीक है, अब देखूं तो दहन में जो पदार्थ नहीं जलता है उसे क्या कहते हैं? अदहनशील कहते हैं। और जो जल जाते हैं उसे दहनशील कहते हैं। मैं दोनों के बारे में ऑप्शन भी बता दिया, जला के भी और नहीं जला के भी। ठीक है, चलिए इसका काम क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन कैसे होता है? अब देखो, बिना ऑक्सीजन से जलना संभव नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। अब इसका कारण थोड़ा जान लीजिए, थोड़ा समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन। तो कह रहा अनुपस्थिति कह रहा है, मतलब उपस्थिति नहीं, जीवी भी देखना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन दे रहा है तो कह रहा है यद्यपि दहन की क्रिया प्रायः वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है। अब इसके बारे में जान लूँ तो थोड़ा है, मैग्नीशियम धातु जो है ना, मैग्नीशियम धातु, ठीक है, उसको नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। तो मैग्नीशियम धातु लिख लीजिए। कहाँ से चलूँ? यहाँ ले लेता हूँ। तो 3Mg और लेना है N2। अभिक्रिया चिन्ह दे दीजिए। इसको होने के बाद क्या होता है, ये अपने आप में क्या बदलता है? ऊष्मा और प्रकाश देगा ही देगा। तो बदलता है किस चीज़ में है? मैग्नीशियम नाइट्राइड में बदलता है। किस में बदलता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो Mg3N2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। क्लियर? अब अगला देख लीजिए, दहन का अपोषक। जो पदार्थ दहन की प्रक्रिया में सहायक नहीं होते हैं उन्हें दहन का अपोषक कहते हैं। और दहन का पोषक जो होता है वायु, नाइट्रोजन, क्लोरीन होते हैं। और दहनशील पदार्थ जो होते हैं कार्बन, गंधक, मैग्नीशियम और मोमबत्ती होते हैं जो जलते हैं। और पोषक कौन कौन होते हैं? वायु होते हैं। तो वायु, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये सब डाल दीजिएगा ना, तो बिना वायु के अनुपस्थिति में भी क्या होगा? ये जलेंगे, पोषक के द्वारा ही जलेंगे। ठीक है, कितना